कर दिया यार। आज से हम लोग अनसोल्ड शुरू कर रहे हैं। इससे पहले इलस्ट्रेशनों में हमने 8-10 मोटे मोटे एडजस्टमेंट करे, उन्हीं एडजस्टमेंट्स के ऊपर सारे क्वेश्चंस है। ठीक है, अगर मोटा मोटा देखें तो हम लोगों ने क्या क्या एडजस्टमेंट्स करे। एक अपन ने एडजस्टमेंट पढ़ा किसका, शेयर्स का, जिसमें वो दे देता था कि ये शेयर्स बैलेंस शीट के बाहर दे रखे और ये कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगर वो कंसिडरेशन अदर देन कैश है तो उसे हम लोगों को कुछ नहीं करना, बट नोट्स अकाउंट में अलग करके दिखाना है। एक एडजस्टमेंट अपन ने पढ़ा डिविडेंड का। डिविडेंड अगर बैलेंस शीट के बाहर हो तो उसे कहीं नहीं दिखाना, क्योंकि एएस मना करता है डिविडेंड जब तक पे नहीं हो जाता आप उसे लायबिलिटी बुक। लेकिन अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर ही है और लिखा हुआ है डिविडेंड पेएबल, तो वो फिर डिविडेंड पेएबल है, फिर वो लायबिलिटी बन चुकी है तो उसे करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे। ट्रायल बैलेंस के अंदर है मतलब वो लायबिलिटी बन चुकी है, बाहर है तो हमें दिखाना नहीं है। एक एडजस्टमेंट अपन लोगों ने पढ़ा रिवैल्यूएशन रिजर्व का, कि लैंड बिल्डिंग वगैरह अगर अपन बढ़ा रहे हैं तो उसे रिवैल्यूएशन रिजर्व में दिखाएंगे। ये मोटे मोटे एडजस्टमेंट्स। एक एडजस्टमेंट अपन लोगों ने पढ़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिबेंचर का, लोन का, कि डिबेंचर और लोन अगर बैलेंस शीट में हो और रेट गिवन हो और इंटरेस्ट गिवन ना हो तो हमें खुद से इंटरेस्ट देना है। ये हमें याद रखना पड़ेगा कि अगर डिबेंचर 5 लाख के रेट 10% है तो 50,000 ब्याज हो रहा है। अब ढूंढो उसमें 50,000 का ब्याज नहीं है तो आप दो, और उसे P&L में भी दिखाओ और बैलेंस शीट में भी दिखाओ। P&L में फाइनेंस कॉस्ट में और बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में, क्योंकि 1 साल में पे करना है। एक एडजस्टमेंट अपन ने पढ़ा कॉल इन अरियर का, बार बार आता है। कॉल इन अरियर अगर हो तो उसे शेयर कैपिटल में से क्या करना, लेस करना। सेम ऐसे ही फोर फीचर शेयर कैपिटल में क्या करना, ऐड करना। लेकिन शेयर फोर फीचर के लिए एक बात बताई थी कि शेयर फोर फीचर वैसे तो कैपिटल रिजर्व में चला जाता है, कब, जब रीइश्यू हो जाते हैं। जब रीइश्यू हो जाते हैं तो कैपिटल रिजर्व में चला जाता है, फिर हमें बैलेंस शीट में उसे शेयर कैपिटल में नहीं दिखाना, रिजर्व्स एंड सरप्लस में, कैपिटल रिजर्व में। लॉजिक ये होता है कि जो शेयर रीइश्यू हो गए वो पैसा हमने रियलाइज कर लिया, अब हम ये कह सकते हैं कि ये पैसा हमारा है। जब तक वो रीइश्यू नहीं होते तब तक वो पैसा हमारा नहीं है, इसलिए हम उसे रिजर्व एंड सरप्लस में नहीं दिखाते, हम उसे रिजर्व बुक नहीं करते, क्योंकि वो अभी तक अनरियलाइज गेन है। तो आज अगर किसी को मैंने 10 रुपए का शेयर दिया और उसने 2 रुपए मुझे पे नहीं किए तो मैं 8 रुपए उसके खा गया। अब वो शेयर जब तक बिकेगा नहीं तब तक मैं कैसे कह दूं कि 8 रुपए खा गया। अब एक बार वो शेयर बिक जाएगा 10 रुपए में, 10 रुपए आ जाएंगे मेरे पास, तो मैं कह सकता हूं 8 रुपए का गेन है। मान लो वो शेयर वापस 10 रुपए में ना बिक के 7 रुपए में बिकेगा तो 3 रुपए का मुझे नुकसान होगा, तो 8 रुपए का फायदा भी तो है, तो हम 8 में से 3 हटा के कैपिटल रिजर्व में 5 डालते हैं। ये लॉजिक होता है बस। तो कैपिटल रिजर्व में तभी जाएगा जब वो शेयर दोबारा रीइश्यू होंगे। यहां तक हम लोगों ने करी बात, ठीक है। तो ये सब वो मोटे मोटे एडजस्टमेंट है। एक एडजस्टमेंट आएगा क्लासिफिकेशन बेस्ड। क्लासिफिकेशन बेस्ड एडजस्टमेंट मतलब अभी जैसे मान लो तुम्हें बोल रखा है ट्रेड रिसीवेबल 6 महीने से ज्यादा वाले हैं, तुम्हें बोल रखा है ये अकाउंट हमने शेड्यूल बैंक में नहीं खुला रखा, ये चीज हमने यहां नहीं कर रखी, उनको नोट्स टू अकाउंट में बराबर क्लासिफाई करके दिखाना। अगर तुमने उसे क्लासिफाई करके नहीं दिखाया तो नंबर कटेंगे। हालांकि आपके इससे बैलेंस शीट तो टैली हो जाएगी ना दिखाने से। जैसे ट्रेड रिसीवेबल 5 लाख है, अब आपको नोट्स अकाउंट में 4 और 1 करके दिखाने हैं, दिखाना तो तब भी 5 ही है। तो अगर आपने सीधे ट्रेड रिसीवेबल 5 लाख दिखा दिए, नोट्स अकाउंट में क्लासिफाई नहीं किया, तो 1 नंबर क्लासिफिकेशन का कट सकता है आपका। तो ये है क्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट, ये भी हमने बहुत बार करे। अब इसी के बेसिस पे सारे अनसोल्ड चलेंगे, सारे, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सब कुछ सेट है पूरा मामला, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7, पहले मैं पूरा पढ़ लेता हूं। आपको ये सारा लेजर दे रखा है आफ्टर P&L, मतलब P&L इसने बना दिया है, और आपको सारे क्रेडिट बैलेंस दे रखी है और सारे डेबिट बैलेंस। ये और बढ़िया करा इसने, क्रेडिट ऊपर दे दिए, डेबिट नीचे दे दिए, ये बहुत बढ़िया काम किया इसने। अब एडजस्टमेंट हमें दिख रहे हैं और नीचे बोला है आ गया, सॉरी, नीचे बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, ठीक है। सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है आपको, किसके हिसाब से, शेड्यूल 3, उसी के हिसाब से बना रहे हैं। बैलेंस शीट वाले तो बहुत इजी पड़ जाते हैं अपने लिए, सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। बच्चों अब मेरी बात सुनो, ये सारे एडजस्टमेंट है। कल का अपना रोज का अपना तरीका क्या चलता है, पहले अपन नामकरण कर लेते हैं, लेकिन अपन पहले एडजस्टमेंट तो पढ़ ही ले ताकि हमें याद रहे किसमें क्या एडजस्टमेंट है। तो फिर भमा अब हम तुम लोग आंसर में देखते जाना अपन सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। देखो पहला 4,20,000 हमने कंसिडरेशन अदर देन कैश है, तो इसको तो सिर्फ नोट्स अकाउंट में दिखाएंगे। क्या करेंगे, तो यहां लिख दो नोट्स टू अकाउंट सेपरेट, नोट्स टू अकाउंट सेपरेट। पहले पूरी जमा लेना, मैंने कल भी बोला था, रोज बोलूंगा, फील्डिंग पूरी जमा लेना आराम से, फिर उतरना मैदान में। हर चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, बस कौन सी चीज कहां दिखानी है। नेक्स्ट, बिल्डिंग 28 लाख की है, मशीन इतने की है, फर्नीचर इतने की है, भैया इन सब की कॉस्ट दे रखी है, और ट्रायल बैलेंस में इनकी WDV होगी, तो बैलेंसिंग फिगर से डैप आ जाएगा। बच्चों क्लियर है एकदम, डैप आ जाएगा। तो इसमें एडजस्टमेंट है तीनों में, तो ध्यान रखना है एक एडजस्टमेंट। यहां लिख दो नोट्स टू अकाउंट में अलग से दिखाना है बस, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा वाले हैं, तो ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है। क्या है, नोट्स टू अकाउंट सेपरेट। उधर कंसिडरेशन में भी यही लिखा था, नोट्स टू अकाउंट सेपरेट, तो 2 हो गए, दोनों पे स्टार मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट,
थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, और फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अमाउंट ऑफ बैलेंसेस इंक्लूड 18,000 हमने जिस बैंक से लिया है वो शेड्यूल बैंक नहीं है, और डिपॉजिट ऑफ 5 लाख आर फॉर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ, और 5 लाख के डिपॉजिट ऐसे हैं जो 9 महीने के हैं। भैया जो 9 महीने के हैं ये तो नॉन करंट हो गए, और अगर डिपॉजिट इससे ज्यादा के होंगे तो बाकी के नॉन करंट कर देना और ये करंट कर देना, ऐसे अलग अलग कर देना दोनों को, मतलब ये भी क्लासिफिकेशन बेस्ड है। और ये बैलेंस में 18,000 शेड्यूल बैंक नहीं है तो ये भी क्लास, यहां भी लिख दो नोट्स टू अकाउंट सेपरेट। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट सेपरेट लिखने का ये मतलब है कि इनको सिर्फ हमें सेपरेटली दिखाना है, बाकी इसको कोई प्लस माइनस नहीं करना, ये जितने हैं उतने ही रहेंगे, और ये हमारे लिए बहुत बढ़िया चीज है। अनसिक्योर्ड लोन में 2 लाख हमने बैंक से लिए हैं, 1 लाख रिलेटेड पार्टी से लिए हैं। ठीक है, तो ये भी क्लासिफिकेशन है। अब सुनो मेरी बात, ऊपर अनसिक्योर्ड लोन दे रखा होगा, थोड़ा बैंक वाला है, थोड़ा पार्टी वाला है, अलग अलग दिखाना है कि इतना बैंक से लिया है, इतना पार्टी से लिया है। ठीक है, हाँ, डिस्क्लोजर देना है। ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को हमें जनरल रिजर्व से राइट ऑफ करना है। देखने दो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ये रहे 93, हमें इसको जनरल रिजर्व से क्या करना है, राइट ऑफ। तो यहां देखो हमें क्या करना है, बैलेंस शीट में प्रीलिमिनरी एक्सपेंस नहीं दिखाने और रिजर्व को कम कर देना है। अगर ये बात ये ना भी बोलता ना तो भी हम करते, ये मैंने तो पहले ही बता दिया था, क्योंकि अब शेड्यूल 3 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोनों ही प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को बैलेंस शीट में दिखाने से मना करते हैं। उस दिन याद है एक क्वेश्चन किया था एग्जाम्पल में, जिसमें मैंने तुम्हें यह बताया था कि अगर रिजर्व माइनस में भी चले जाए ना लॉस राइट ऑफ करने के बाद, तो मैंने कहा था भले रिजर्व माइनस में दिखाओ लेकिन आप लॉस को एसेट साइड में नहीं दिखाओगे। याद आ रहा है? तो अगर मान लो ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 4 लाख के है और रिजर्व 5 लाख के है तो कोई बात नहीं, 1 लाख बच जाएगा। लेकिन ये प्रीलिमिनरी 4 लाख के है और रिजर्व सिर्फ 2 लाख के है तो आप 2 लाख भले माइनस में दिखाओ लेकिन ऐसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को खुला नहीं छोड़ना, इन्हें रिजर्व एंड सरप्लस में से राइट ऑफ करना है। ये सुन लो ना बोलता तो भी करते हम। तो एक ये एडजस्टमेंट हो गया, खत्म सारे एडजस्टमेंट। अब अपन नामकरण करते हैं। ठीक है, देखते चलना किस किस में क्या क्या आया था। पूरी तो नहीं आएगी मेरे, इसमें आ जाएगी या तो बहुत छोटा हो जाएगा। चलो देखते चलो, दिमाग में रखना एडजस्टमेंट, वैसे तो बहुत कम थे, याद रहेंगे हमें। 70 लाख की शेयर कैपिटल है, इसमें सिर्फ एक एडजस्टमेंट था कि इनमें नोट्स टू अकाउंट में अलग अलग करके दिखाना था। तो 70 बैलेंस शीट में आ रहा होगा, नोट्स टू अकाउंट में 420 को अलग दिखाया होगा ब्रैकेट में। देखो इसके सारे आंसर वहां पीछे होंगे तो हाथ रख लो, टाइम वेस्ट मत करना, फटाफट हाथ रख लो, पेन रख लो, कुछ भी रख लो। दिख गया? शेयर कैपिटल में देखो कितने आ रहे होंगे, 70 लाख आ रहे। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व 15 लाख है, ये रिजर्व एंड सरप्लस में आएंगे, लेकिन इसमें से प्रीलिमिनरी एक्सपेंस माइनस होंगे 93,100 के। तो 15,49,000 में से वो 93,100 तो वो माइनस करो, उसके अलावा रुक जाओ देख लेने दो। फिर रिजर्व एंड सरप्लस में P&L भी आएगा, ये रहा 7 लाख का P&L, ये भी ऐड करो उसमें, हो गए। और डेबिट बैलेंस में कॉल इन अरियर दे रखा था 7,000 का, तो ये आप शेयर कैपिटल में से लेस करोगे तो अब ये शेयर कैपिटल 70 लाख नहीं आएगी, 70 में से 7 जाएगा, कितनी आएगी 69,93,000, यही आएगा 69,93,000। लो पेन हाथ में लो, टिक करो। ले लिया? ठीक है। जनरल रिजर्व 15 लाख के हैं, 1549, और P&L भी लोगे और जनरल रिजर्व में से प्रीलिमिनरी माइनस कर देना। ठीक है, दोनों को प्लस करके वही आ रहा है क्या? ठीक है। हाँ, हमारे हिसाब से चल रहे भाई हम, सबसे पहले शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर आएगा हमारा NCL नॉन करंट। रुक जाओ मुझे देख लेने दो, रिजर्व एंड सरप्लस में और कुछ तो नहीं है। जनरल रिजर्व तो ले लिया मैंने, P&L था वो भी ले लिया। अब रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ होगा तो क्रेडिट में ही तो दिखेगा, डेबिट देखने की जरूरत ही नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ दिखेगा? क्रेडिट में। चलो नेक्स्ट, अब हमारा आएगा NCL नॉन करंट लाइबिलिटी। यहाँ देखो नॉन करंट लाइबिलिटी में ये स्टेट फाइनेंस से लोन है 10,50,000 का, लेकिन सुनो सुनो, इसमें 2 लाख का लोन ऐसा है जो हमें 1 साल में ही चुकाना है, तो ये तो करंट में आएगा। तो 10,50 में से 2 हटाओ, 8,50 आ रहे होंगे। पहले नोट्स टू अकाउंट खोला करो हमेशा, सब क्लैरिफिकेशन कहाँ होता है? नोट्स टू अकाउंट में। तो देखो 8,50 आ रहा है, ये लोन आ गया। अब और कोई लाइबिलिटी है? हाँ, अनसिक्योर्ड लोन भी है 8,47,000 का, है ना, और साफ साफ लिखा हुआ है ये पूरा लॉन्ग टर्म है। क्या है ये पूरा? अब अनसिक्योर्ड लोन में एक एडजस्टमेंट था, क्या था? 2 लाख बैंक से है, 1 लाख रिलेटेड पार्टी से। तो यहां देखो 2 मिनट, अब आप इसको कैसे दिखाओगे? यहां देखो प्लीज, सामने देखना, 8,47 है,
इसमें से 2 लाख बैंक का है तो बैंक दिखाओ 2 लाख, रिलेटेड पार्टी दिखाओ 1 लाख, 3 लाख हो गए। अब 847 में से 3 लाख हटाओ, 547 अदर्स करके दिखा दो। देखो नोट्स टू अकाउंट में आएगा सब एनसीएल में। लोन कहाँ आते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, टोटल करके बैलेंस शीट में दिखा दो। बच्चों आप क्या करना, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, एक पेज आपको पूरा खाली छोड़ना है और पहले क्या बनाने हैं? नोट्स टू अकाउंट। डायरेक्ट कैसे बनाओगे आप? डायरेक्ट तो आप सिर्फ नामकरण कर सकते हो, लिख लिख के छोड़ दो। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। वो भी हमें याद नहीं है कितना लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, कितना लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। ठीक है, और फिर करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल। वैसे तो मेरे हिसाब से ये और बढ़िया है, तुम पहले ही सब कुछ लिख देना क्योंकि हेड तो सेम है, हेड तो सेम है। ठीक है, बस ये है कि पहले लिखने में एक नुकसान ये है कि अभी जैसे मैंने करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल लिख दिया तो अब उसमें अदर करंट भी है, तो मैंने अदर करंट का कॉलम नहीं बनाया तो दिक्कत पड़ सकती है। ठीक है, तो उसके लिए आप पहले यहाँ पे तो लिख ही चुके हो सब चीज, तो आप यहाँ से देख लो कितनी चीज है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन 15-1 मिनट में हो जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं है। और 15 मिनट अगर हमें 16 नंबर में मिलते हैं तो नॉट अ बैड डील। ठीक है, बढ़िया ही है हमारे लिए, कैलकुलेशन तो है ही नहीं कुछ, और वहीं पता चल जाएगा सही है गलत है, टैली होगी बराबर। कुछ गलती रह भी गई 1000-2000 रुपए की तो वहां पता चल जाएगा कि ये गलती करी है। चलो देखो इधर, अब फिर क्या आएगा एनसीएल के बाद? सीएल। सीएल में करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल में सन्ड्री क्रेडिटर है 14 लाख के, तो ये आ रहे होंगे 14 लाख। और कोई प्रोविजन फॉर टैक्स आ रहा होगा करंट लायबिलिटी में अदर में। हाँ, और ये 2 लाख भी करंट में आएगा, उधर से हटाया था तो इधर आएगा, तो 2 लाख आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग में, सन्ड्री क्रेडिटर आएगा ट्रेड पेएबल में, और प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा अदर में, अरे शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। तो 3 चीज आ रही होगी इसमें, ट्रेड पेएबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। आ रहे हैं क्या 3 चीज? टिक करते जाओ, ऐसे यस से नहीं, टिक करो। 2 लाख शॉर्ट टर्म बोरोइंग में, सन्ड्री क्रेडिटर में 14 लाख और प्रोविजन फॉर टैक्स में 8 लाख। हो गए पूरे। P&L में पहले ही ले चुका था, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद ऊपर जाते हैं अपन, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, क्रेडिट तो हो गया। अब डेबिट साइड से क्या लेंगे? एसेट में सबसे पहले क्या आएगी? नॉन करंट एसेट में क्या आएगी? पीपी का वर्किंग नोट देखना, लैंड लेना, बिल्डिंग लेना, मशीन लेना, फर्नीचर लेना, लेकिन सब में से डेप हटाना। तो ये डेप हटाकर ही है, बस आपको नोट्स टू अकाउंट में डेप लेना है बैलेंसिंग फिगर से, सबको कॉस्ट पे लेना है आउटर। मेरी बात सुनो, इनका टोटल करो, 14, 20, 36 और 3.5 लाख, इन सब का टोटल करो। 34, 50, 34 और 36, 70, 71, 70, नहीं ज़्यादा आएगा, 74 लाख, 75, 4 चीज़ें। तो देखो पीपी में तो यही आ रहा होगा 74,75,000, इसका ही टोटल आना चाहिए। आ रहा है क्या? आ रहा है बच्चों, है ना? लेकिन नोट्स टू अकाउंट में कैसे दिखाएंगे? नोट्स टू अकाउंट में ये बिल्डिंग लेंगे, इनर कॉलम में 28 और आउटर कॉलम में लेंगे कितनी? 20-50, तो 7.5 लाख का क्या जाएगा? डेप। सेम ऐसे ही मशीन यहाँ 36-75 है और यहाँ मशीन कितनी है? 49, तो लेंगे 49, आउटर कॉलम में लेंगे 36 और बाकी का बैलेंसिंग फिगर से डेप आ जाएगा। ये कर चुके हैं अपन लोग, है ना, कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें। चलो आओ आगे आओ, टाइम पास। हाँ, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, आगे आओ। इन्वेंट्री किस में आएगा? करंट एसेट। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट, शॉर्ट टर्म एडवांस करंट एसेट, कैश इन बैंक, बैलेंस विद बैंक करंट एसेट, पेटेंट ये भी आएगा उधर इंटेंजिबल में। तो नॉन करंट में देखो पेटेंट भी होंगे कितने के? 4 लाख के है। हाँ करूंगा ना भाई, पहले नॉन करंट तो बना। पेटेंट आ रहे हैं 4 लाख के, हो गए। अब इधर देखो, अब करंट एसेट में जो सिंपल चीज है वो तो ले लो पहले। करंट एसेट में स्टॉक तो एज इट इज आ जाएगा 14 और 3.5। देखो करंट एसेट में स्टॉक तो आ गया 14 और 3.5। ट्रेड रिसीवेबल भी 14 के है, लेकिन इसको क्या करना है? हमें क्लासिफाई करना है। क्या करना है? उसमें बोला था 380 के 6 महीने वाले थे, तो 14 लाख में से 380 जाएंगे, 10-20 अलग दिखाए होंगे और 380 अलग दिखाए होंगे। देखो 10-20 और 380 नोट्स टू अकाउंट में क्लासिफाई करा है, दिखाए 14 ही होंगे। ठीक है बेटा, एकदम अटेंटिव रहना, सुनते रहना, भले कितनी भी बार पढ़ लिया हो, रिवीजन ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद
शॉर्ट टर्म एडवांसेस एज इट इज आ जाएंगे 280 298। इसमें भी कोई एडजस्टमेंट था शायद शॉर्ट टर्म एडवांस में, ये था नहीं, ये तो बैंक का था, अनसिक्योर्ड हो गया, ये हो गया, नहीं था इसमें कोई भी। ठीक है, मेरे को इसको कराने में जितना टाइम लगता है ना, तुम्हें उससे भी कम लगना चाहिए। एक तो मेरा ये स्क्रॉल फिर स्क्रॉल में टाइम वेस्ट होता है, तुम्हारे सामने क्वेश्चन एक जैसा सामने आएगा, तुम पहले ही मार्किंग वगैरह सब कर लोगे और रजिस्टर हाथ में लोगे और फटाफट क्वेश्चन इधर होगा, रजिस्टर इधर होगा, करते जाओ। वो सबसे सिंपल है इसको करने का तरीका। पेपर में भी यही मार्किंग वगैरह पहले पूरी कर लेना, तुम्हारे सामने क्वेश्चन पूरा खुला हुआ रहना चाहिए। चलो नेक्स्ट हो गया ये। कैश इन हैंड तो एज इट इज दिखा देना 210। बैंक का बैलेंस अलग अलग दिखाना, 17-29 में से शेड्यूल में कितने दिखाना तुम, 18,000। और ये 5 लाख कोई डिपॉजिट है जो 9 महीने के अंदर अंदर चुकाने हैं, तो ये क्या है, करंट ही है, तो इनको अलग दिखाना। टोटल डिपॉजिट कितने थे तुम्हारे, डिपॉजिट है ही नहीं। टोटल बैंक में तुम्हारे 17,29,000 जमा है। कितने जमा है, एक बार आप देखो तो करंट एसेट में खोलो, कैश इन हैंड कितना दिखा रखा है इसने, 210 ही दिखा रखा है। बैलेंस विद बैंक यही है क्या, 17-29 ही है। बैलेंस शीट में देखना, बैलेंस शीट में है ना, 12, 29 और 5 करा है, यही करना है हमें। बैलेंस विद बैंक में 12, 29 और 5, क्योंकि 5 का आपका डिपॉजिट है ना, वो अलग दिखाया है। दे तो मेरे को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एट बैंक 12-11 और अदर में 18, तो थोड़ा 12-29 तुम्हारा है वो कैश इन हैंड, और अदर डिपॉजिट में 5 लाख दिखाएं, बैंक डिपॉजिट में दिखाना। देखो क्या होता है, एक बात सुनो मेरी, मेरे बैंक में 12 लाख रुपए जमा है, 5 लाख की उसमें से एफडी है, तो 7 लाख अलग है, तो 7 लाख में अलग दिखाऊंगा और 5 लाख एफडी, तो है दोनों डिपॉजिट। तो कहलाई में तो यही आएंगे बैलेंस विद बैंक, कि मेरा बैंक में बैलेंस है, लेकिन डिपॉजिट अलग होते हैं और बाकी का बैलेंस अलग होता है। तो बाकी के बैलेंस को मैं कभी भी निकाल सकता हूं। डिपॉजिट अगर 9 महीने का है तो मैं उसे 9 महीने के पहले नहीं निकाल सकता। दैट्स द रीजन कि इनका क्लासिफिकेशन ढंग से करना चाहिए हमें। चलो खत्म बैलेंस शीट टैली। नेक्स्ट 8th, मैं इसको पढ़ रहा हूं, अगर ये बिल्कुल सेम रहा, एक भी एडजस्टमेंट नया नहीं रहा, तो आप करोगे इसको। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस है, कॉल सिनेरियो इसमें से लेस होगा बच्चों, 50 लाख में से 5,000 लेस होगा, देखते ही लेस कर दिया करो। बिल्डिंग पीपी, ये पीपी, जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, लोन है, इन्वेंट्री है, प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट में, शॉर्ट टर्म एडवांस करंट एसेट में, P&L रिजर्व एंड सरप्लस में, कैश इन हैंड करंट एसेट, कैश एट बैंक करंट एसेट, अनसिक्योर्ड लोन नॉन करंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेएबल करंट लाइबिलिटी, लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम, मतलब किसी से हमने लोन लिया है। अब अगर नीचे इसका एडजस्टमेंट दे रखा होगा कि ये लोन 1 साल में चुकाना है तो करंट लाइबिलिटी, ना दे रखा हो तो NCL नॉन करंट। एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूं। पहला कंसिडरेशन अदर देन कैश है, लिख लो, क्या लिखोगे, वेरी गुड। ट्रेड रिसीवेबल 6 महीने से ज्यादा के है, क्या लिखोगे, नोट्स टू अकाउंट सेपरेट। कॉस्ट सबकी दे रखी है तो कॉस्ट और उससे क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन। लेकिन ये कॉस्ट नहीं आएगी बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में वही बैलेंस आएगा जो WDV है, बस हमें नोट्स टू अकाउंट में डेप्रिसिएशन को अलग करके दिखाना है। 7.5 लाख हमने स्टेट फाइनेंस में, जिसमें 37,500 इंटरेस्ट में। याद है क्या करना है इसको, इंटरेस्ट अलग करना है, लोन अलग करना है, और इंटरेस्ट को अपन को दिखाना है करंट लाइबिलिटी में। इंटरेस्ट को कहां दिखाना है, और लोन को दिखाना है नॉन करंट लाइबिलिटी में। याद है, ये भी हमारे लिए नया नहीं है। नेक्स्ट 10,000 शेड्यूल बैंक में नहीं है, तो बैलेंस विद बैंक को 2 करके दिखाना है। इसमें भी क्या लिख दो, नोट्स टू अकाउंट सेपरेट। ये नई चीज है, सुन लो, ये 20,000 रुपए जनरल रिजर्व में डालने हैं, ये नई चीज है, सामने देखो, ये प्रॉफिट है। इतना सबको पता होगा कि दुनिया जहान के जितने भी रिजर्व होते हैं वो प्रॉफिट में से बनते हैं। और कहां से बनेंगे रिजर्व, प्रॉफिट में से ही बनेंगे। कोई सा भी रिजर्व प्रॉफिट में से ही तो पैसा आएगा, और कहां से आता है पैसा। तो आप क्या करोगे, P&L में से 20 कम करोगे, कहां गया, कौन सा है, और ये जनरल रिजर्व में 20 ऐड कर दोगे। तो सुनो, हमारे रिजर्व एंड सरप्लस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि P&L भी किधर आता है, रिजर्व एंड सरप्लस। जनरल रिजर्व भी किधर आता है, एक चीज में से 20 कम करने, एक चीज में 20 बढ़ाना। ये नया एडजस्टमेंट है, लेकिन इतना सिंपल है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा ये आराम से। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या याद रखना है, P&L में से 20 कम कर। अभी देखो मत, ये तो करना है तुम्हें घर पे, देख क्यों रहे हो।
ठीक है, एडजस्टमेंट नया था, बता दिया मैंने, P&L में से 20 कम करना, जनरल रिजर्व में 20 बढ़ाना, खत्म। दोनों आएंगे किस में? रिजर्व एंड सरप्लस में। चलो नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 5% डिविडेंड डिक्लेयर किया है, नहीं आएगा ये, सिर्फ नीचे लिखना है कंटिजेंट लायबिलिटी में। कहाँ लिखना है? लिख लो कंटिजेंट लायबिलिटी, कहीं भी नहीं आएगा। हो जाएगा ये? मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर एक बार में सही आना चाहिए तुम्हारा, देख कर नहीं, एक बार में खुद से। और कल ये स्टॉप वॉच रख के करोगे, मेरे को टाइम भी बताओगे कितना लगा इसमें, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, वॉटेवर। और जब ये क्वेश्चन करने बैठो तो बिल्कुल मोह माया से दूर हो जाना, कुछ नहीं, मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, किसी का फोन आया उठाना मत, एग्जैक्ट स्टॉप वॉच रख के मेरे को एक एक का टाइमिंग चाहिए विद प्रेजेंटेशन। और कल ये मत बोलना कॉपी लेके नहीं आए, एक एक की चेक करूंगा कॉपी, ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखते हैं 9, दोनों में बैलेंस शीट थी, इसमें मेरे को सेल दिख गई है तो तुम समझ गए होंगे इसमें P&L भी होगा और बैलेंस शीट, ठीक है। एक बार इसमें भी देख लेते हैं क्या एडजस्टमेंट है। बिल्डिंग है, मशीन है, क्लोजिंग स्टॉक है, लूज टूल है, सेल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है, परचेज है, सैलरी, ठीक है, तो सब गिवन है। नीचे एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर P&L बैलेंस शीट, दोनों बनानी है, यहीं तक है। पहला एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 1,60,000 ज्यादा है, हाँ चेंज आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग, हाँ वेरी गुड, क्योंकि ये 160 है और ओपनिंग वाला, हाँ यार, अरे मैं ये लगाया, यूसुफ ने लगा दिया, वो फ़ोन ही नहीं मिल रहा, कल भी नहीं था वो फ़ोन, वो फ़ोन ही नहीं है वहाँ पे। कौन सा रियलमी? मेरा आज वैसे भी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा कोई सी भी। चलो, क्लोजिंग स्टॉक 1,60,000 ज़्यादा है, तो देखो तो क्लोजिंग ज़्यादा है ना ओपनिंग से, तो हमें कौन सा वाला गिवन है? हमें क्लोजिंग ही गिवन है। तो इसका मतलब क्लोजिंग अगर 1,80 है और ये खुद ओपनिंग से 1,60 ज्यादा है तो ओपनिंग 20,000 होगा, यही हुआ ना भाई। क्लोजिंग 1,80 है और ये क्लोजिंग ओपनिंग से 1,60 ज्यादा है, तो ये 1,80 है, तो ओपनिंग कितना हुआ? बहुत बच्चों जैसी चीज बता रहा हूं, ओपनिंग कितना हुआ? 20 हुआ ना, ठीक है, ओपनिंग कितना हुआ? 20 हुआ। चलो, तो ये अगर 1,80 है और ये 20 ज्यादा है, अरे 1,60 ज्यादा है, तो ओपनिंग कितना हुआ भाई? 20 हुआ। हालांकि मुझे ओपनिंग से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे P&L में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग चाहिए होता है, चेंज इन स्टॉक। तो फिर देखो तुम, ओपनिंग 20 है, क्लोजिंग 1,80 है, तो चेंज इन स्टॉक 1,60 आएगा, लेकिन 1,60 माइनस का आएगा, किसका आएगा? ठीक है, तो यहाँ लिख लो 160 माइनस का P&L में आएगा। प्रोविजन डेटर पे 4% बनाना है। चलो, बड़े दिनों बाद डेटर वेटर आए हैं, ये रहा 2.5 लाख का डेटर, 2.5 लाख का 4% बनाओ, कितना बनेगा? 10,000। 10,000 ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ भी था, वो कितना था देखो, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स दिखा था मुझे, ये रहा 6 का बना हुआ है, तो हमें 10 का बनाना था, 6 का ऑलरेडी बना हुआ है, तो P&L से तो हम 4 का बनाएंगे। तो यहां लिख लो P&L से 4 का बनाएंगे। इनकम टैक्स सबसे लास्ट में आएगा, इनकम टैक्स सबसे लास्ट में आएगा। जब आप P&L बनाओगे, RF और अदर इनकम लोगे, उसमें से क्या करोगे? सारे खर्चे माइनस प्रॉफिट आएगा। मसलन वो प्रॉफिट 10 लाख आया, तो उस पर 30% क्या बना देना? प्रोविजन 3 लाख। तो यहां लिख दो ये प्रोविजन P&L में से लेस होगा और करंट लाइबिलिटी में आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। CL लिख दो, STP लिख दो, CL STP, शॉर्टकट्स तो तुम यूज करो बिंदास, ठीक है, फटाफट। नेक्स्ट, डेप, डेप में 16 का बिल्डिंग पे है, 24 का मशीन पे है, तो ऊपर देखो डेप इसने बुक कितना कर रखा है? बराबर 40 बुक कर रखा है, तो बस वो 40 का बाइफर्केशन दिया है, P&L में तो 40 ही आएगा। बस ये याद रखना, उसमें से मशीन पे इतना है और एक और क्या चीज है? बिल्डिंग, मशीन पे 24 है और बिल्डिंग पे 16 है, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्टर ने 25% डिविडेंड डिक्लेयर किया है, नहीं, कंटिजेंट लायबिलिटी। जनरल रिजर्व में 10% डाल दें। अब देखो इसमें क्या है, ये तुम सुन लो 2 मिनट मेरी बात, 2 मिनट सुन लो प्लीज, ये नई चीज है। पिछले क्वेश्चन में क्या था भाई, तू सुन रहा है ना? पिछले क्वेश्चन में P&L गिवन था, हमने उसमें से 20,000 डाल दिए। इस बार P&L नहीं है, तो पहले आप P&L निकालोगे, जो भी मैं निकाल लूंगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, सेल वेल ले लूँगा के, उसमें से टैक्स हटाना पहले 30%। फिर प्रॉफिट आया मान लो 10 लाख का,
और टैक्स हटा के आया 7 लाख का, तो वो 7 लाख का 10% रिजर्व में डालना। तो 7 लाख का 10% कितना होगा? 70,000। फर्क उससे भी कुछ नहीं पड़ेगा। आपका प्रॉफिट 70,000 से कम होगा और जनरल रिजर्व 70,000 से। बैलेंस शीट में P&L भी रिजर्व एंड सरप्लस में आता है और जनरल रिजर्व भी रिजर्व एंड सरप्लस में। तो टोटल पे कोई फर्क, लेकिन बनाना है, नहीं बनाया तो नंबर कटेंगे। तो 10% हमें क्या करना है? प्रॉफिट में से किधर डालना है? रिजर्व से, अरे जनरल रिजर्व में। किधर डालना है? जनरल रिजर्व। ठीक है भाई। लास्ट, बिल डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर्ड। कंटीजेंट लायबिलिटी लिख दो, कहीं नहीं आएंगे। बिल डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर्ड, याद है क्या होते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है क्या तुम लोगों ने? शायद तुम लोगों के 11th में कट गया था, तुम्हारे साथ था किसने? तुमने तो पढ़ा था, फाउंडेशन में भी आया है। बताओ क्या होते हैं ये बिल डिस्काउंटेड नॉट येट मैच्योर्ड? बैंक से हम पहले डिस्काउंट करा देते हैं, उसे डिस्काउंटिंग चार्जेस पे कर देते हैं। ये तो होता है बिल डिस्काउंटिंग। ये है बिल डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर्ड। क्या मतलब है इसका? पैसे बढ़ने के लिए। हाँ, तो हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है। लेकिन हाँ, ये पढ़ा है हमने कि अगर वो पैसे नहीं देगा तो हमारी लायबिलिटी आएगी। तो ये तो कंटीजेंट लायबिलिटी है, तो लिख दो कंटीजेंट लायबिलिटी नोट्स टू अकाउंट। कंटीजेंट लायबिलिटी, बच्चों जितनी भी चीजें कंटीजेंट लायबिलिटी में लिखो ना, उसका नोट जरूर डाल के आना, नहीं तो नंबर कटेंगे। समझ गए? उसका क्या डाल के आना है? नोट डाल के आना है। खत्म सारे एडजस्टमेंट। जमा तुम लोगे, इसको भी मुझे स्टॉप वॉच रख के करोगे। क्यों? क्योंकि पिछले में तो सिर्फ बैलेंस शीट थी, इसमें बैलेंस शीट P&L दो ना। अब तुम्हें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि अगर उधर 12 लग रही, इधर 20 लगेंगे, उधर 15 लग रही, इधर 25 लगेंगे। कितना टाइम है? मेरे को टाइम से मतलब है, हो तो जाएगा टाइम। और एक एक की कॉपी में। और याद रखना, अगर पहली बार में गलत आया तुम्हारा, जैसे कोई चीज तुम लेना भूल गए, यशपाल सुन ले 2 मिनट, तो तुम गलत वाला ही लाओगे कल। तुम्हारा पहला आंसर चाहिए मुझे, जो तुम्हारा पहली बार में आया, कितनी देर में आया। गलत तो गलत, सही तो सही, लेकिन पहला वाला चाहिए। फिर तुम उसका सही वाला बाद में करते रहना, घचड़ पचड़ जो भी है। लेकिन जो भी पहला, अब उसमें 3 चीज गलत थी, 2 चीज गलत थी, तो स्टार मार्क करके लाना। ये मेरी गलत, ये मेरी गलत, ये मेरी गलत। ये चीज मैं फिर बोल रहा हूं, एक एक की कॉपी में चाहिए मुझे। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आराम से हो जाएगी। और टाइम चाहिए, टाइम मेन। तो 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, जितना भी लगे ईमानदारी से। अब तुम्हारी ऑनेस्टी तुम्हारे साथ है। मेरे को, तुम मेरे लिए कुछ झूठ भी बोल दोगे तो मेरे को इंप्रेस करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। ये तुम्हारे लिए करवा रहा हूं मैं। लास्ट एडजस्टमेंट मैंने सारे बता दिए तुम्हें, ठीक है? क्लोजिंग स्टॉक वाला कहाँ काम आएगा? P&L में काम आएगा, ये मैंने बता ही दिया। जितने से प्रोविजन बनाना। हाँ, इसमें एक चीज और सुन लो, एक चीज और सुन लो। आपका प्रोविजन 10 आया, 6 ऑलरेडी था, तो आप प्रोविजन 4 से ही बनाना। और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का कोई हेड नहीं है, तो अदर में आएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कहाँ आएगा? अदर एक्सपेंस में। तो आप अदर में 4 लेना, सुन लो गौर से, अदर में 4 लेना। लेकिन जब आप बैलेंस शीट बनाओ ना, तो उसमें 6 का प्रोविजन पहले से था, 4 अभी आपने बनाया, तो बैलेंस शीट में पूरे 10 लेना, वहां 4 मत ले लेना, क्योंकि बैलेंस शीट में 6 का पहले से था, 4 आपने और बनाया। P&L में कितना प्रोविजन आएगा? 4, लेकिन बैलेंस शीट में पूरा 10 आएगा। याद रखना बराबर। हाँ हाँ, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बैलेंस शीट में 10 लोगे। अब तू बता मुझे, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स लेते कहां है बैलेंस शीट में? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। कहां आएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है? डेप अमोर्टाइजेशन, चलो ये तो हो ही गया ना सारे। चलो नेक्स्ट देखो, लास्ट 10th। फिर एसआर लिमिटेड है, P&L ये बना चुका है, डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस है। तो आई होप हमें क्या बनाना होगा? सिर्फ बैलेंस शीट। और ये इतना बड़ा वाला है, रटाने की हद देखो। अब इसने जितने भी थे सब वापस दे दिए सारे, एक भी नया नहीं है इसमें। देखो 50,000 कंसिडरेशन फॉर लैंड है, मतलब ये कहाँ आएगा? नोट्स टू अकाउंट सेपरेट। ये सारे एसेट की क्या है? कॉस्ट है। और बैलेंस शीट में क्या है? WDV। तो बैलेंसिंग फिगर से डेप आएगा, लेकिन बैलेंस शीट में ये फिगर नहीं आएगी। बैलेंस शीट में वही फिगर आएगी डेप हटाने के बाद। ट्रेड रिसीवेबल 480 के 6 महीने से ज्यादा वाले हैं, नोट्स टू अकाउंट में सेपरेट। 56,000 हमना शेड्यूल बैंक में नहीं है, नोट्स टू अकाउंट में सेपरेट। ये लोन 3 साल बाद पे करना है, तो NCL हो गया। ये 3 साल बाद है तो NCL हो गया। 26 लाख का लोन जो है वो पब्लिक फाइनेंस से लिया है, जिसमें ब्याज भी है, तो ब्याज CL में आएगा और बाकी का लोन NCL। पागल हो चुका है ये। अब जितने भी अनसिक्योर्ड लोन है उसका बाइफर्केशन दे रखा है, तो यहां लिखो नोट्स टू अकाउंट में सेपरेट, अलग अलग दिखाएंगे। बिल रिसीवेबल 1,60,000 का है, 15 जून को मेच्योर होगा, हैज बीन डिस्काउंटेड। कहीं नहीं आएगा ये,
कंटिंजेंट, अभी वही मतलब हुआ ना इसका, बिल डिस्काउंट करा लिया लेकिन अभी तक मैच्योर, तो हमारे को अगर हमने बिल डिस्काउंट कराया तो हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं, हमारे पास पैसे आ गए, लेकिन अगर वो मैच्योरिटी पे पैसे नहीं देता तो हमें देने पड़ेंगे, तो हमारे लिए आज ये क्या है, कंटिंजेंट है। लेकिन याद रखना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, हर कंटिंजेंट लाइबिलिटी कभी ना कभी लाइबिलिटी बन जाएगी, और हो सकता है ना भी बने, लेकिन कभी बन भी, जब बन जाएगी तब बैलेंस शीट में दिखाएंगे लाइबिलिटी में, आज नहीं दिखाएंगे, आज कंटिंजेंट है। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व में 35 डालने हैं, ये भी बार बार आ रहा है, प्रॉफिट में से 35 हटाना और जनरल रिजर्व में 35 ऐड करना। इन्वेंट्री में 5 लाख की लूज टूल है, जिसे जो पीपीई की डेफिनेशन को मेट नहीं कर रही, भैया तो नहीं कर रही है, तो वैसे भी तुम तो इन्वेंट्री में ही दिखाते हो, मेट करती तो भी तो शेड्यूल 3 और AS 10 में माथा फोड़ी है, इसमें दोनों में लड़ाई चल रही है, इसमें लूज टूल को लेकर। पीपीई कह रहा है मैं लूं, इन्वेंट्री कह रहा है मैं लूं, शेड्यूल 3 कह रहा है आप तो लूज टूल को इन्वेंट्री में दिखाओ, और पीपीई कह रहा है अगर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मेट कर लेता है तो आप किस में दिखाओ, पीपीई में दिखाओ, कायदे से पीपीई में ही आने चाहिए। अब ये कह रहा है नहीं कर रहा है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मेट, तो दिखा दो इन्वेंट्री में, बस इन्वेंट्री में अलग अलग दिखाना। 5 लाख की है ना लूज टूल, यहां मैं ऊपर जा रहा हूं, यहां देखो इन्वेंट्री डेबिट साइड में होगी, ये रही 45 लाख की है तो 40 ही दिखाना, और 5 लूज टूल में दिखाना, और बाकी की रॉ मटेरियल की अलग दिखाना। तो यहां लिख लो नोट्स टू अकाउंट में सेपरेट। क्या मजेदार चैप्टर है ये, ठीक है, वो एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट तो वैसे गिनती के तो वैसे तो 11 एडजस्टमेंट थे, ठीक है, डालो इसको भी स्टॉप वॉच रख के करोगे, और इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं कि बहुत बड़ा ये है वो, मतलब इसमें सारे एडजस्टमेंट है, ठीक है। कभी एग्जाम में रिवाइज करना हो तो सिर्फ इसको भी रिवाइज कर ले, टाइम कम है, हमारी 1 दिन की छुट्टी है, पूरी अकाउंट्स रिवाइज हो गई, ये वाला रह गया, अब 15 मिनट बचे हैं, जाने ही वाला हूँ बस में नहाने, ठीक है, 1 बजे और 11:15 हो रही है, मैंने सोचा ये चैप्टर भी क्यों छोड़ के जाऊँ, तो बस इसको रिवाइज कर लूँगा, तो पूरा चैप्टर अपने आप रिवाइज हो जाएगा। बाकी बैलेंस शीट P&L का फॉर्मेट, और स्टार्टिंग का एक क्वेश्चन करा था डिविडेंड वाला, उसका और दूसरा क्वेश्चन नहीं आया, किसका, जिसमें कितना डिविडेंड हमें देना चाहिए, ठीक है, बस यही क्वेश्चन आएंगे इसमें से। बहुत अच्छे से चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, कल कॉपी लेकर आना, स्पेशली ये 3 क्वेश्चन तो मैं स्टॉप वॉच के साथ ही चेक करूँगा। धन्यवाद, बंद कर दो।